हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेवी एंड सीआईबी मेड सिंपल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने ऑपरेशन रिस्क एंड इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट। ये हमारा बीएफएम का यूनिट नंबर 13 है। इसके थ्योरी पोर्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें दो पार्ट है, एक है ऑपरेशन रिस्क और दूसरा है हमारा इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट। तो दिस चैप्टर हैज़ टू पार्ट्स, सो वी विल लर्न इंडिविजुअली। हम लोग सेपरेटली दोनों को स्टडी करेंगे। पहले हम लोग ऑपरेशन रिस्क को देखते हैं और फर्दर हम लोग इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट को देखेंगे। दोस्तों, ऑपरेशन रिस्क को समझना है हमें, तो पहले ये देखना होगा कि ऑपरेशन रिस्क किस किस कारण से होता है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ऑपरेशन रिस्क। ठीक है, तो दोस्तों आइए जरा देखते हैं कि इसके मेन कॉज कौन कौन से हैं, यानी हम क्लासिफाई करेंगे ऑपरेशन रिस्क को। तो फ्रेंड्स, यदि आपने इसे पहले का यूनिट नहीं देखा है, यूनिट का वीडियोस नहीं देखा है, यूनिट 12, यूनिट 11, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे एमसीक्यूज़ कंडक्ट करता हूँ बीएफएम का और ईवीएम का अपनी सीआईबी की प्रिपरेशन के लिए। तो दोस्तों, उसे ज़रूर निश्चित रूप से जुड़ जाइए और उस आप टेस्ट में अपीयर होइए। चलिए हम लोग ऑपरेशन रिस्क के क्लासिफिकेशन को देखते हैं। देखिए, जो सेकेंड कंसल्टेटिव पेपर था बेसल 2 का, उसने ऑपरेशन रिस्क को क्लासिफाई किया दो बेसिस पे, एक काउज के बेसिस पे और एक इफेक्ट के बेसिस पे। आइए दोस्तों जरा देखते हैं कि काउज के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट्स हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो कंपोनेंट्स है काउज, लेट अस टॉक अबाउट काउज बेसिस। तो दोस्तों देखिए, एक है हमारा पीपल ओरिएंटेड काउजेज। इसमें क्या आता है कि जो ऐसा कॉज है जो कि लोग से ओरिएंटेड है, लोगों से ओरिएंटेड है। पहला नेग्लिजेंस हो जाए, इनकॉम्पिटेंस हो जाए, इनसफिशिएंट ट्रेनिंग हो जाए, इंटीग्रिटी या की मैन, तो इन सभी के कारण पीपल ओरिएंटेड कॉज आता है। फिर दूसरा आता है हमारा प्रोसेस ओरिएंटेड कॉज। तो प्रोसेस ओरिएंटेड का दो पार्ट है, एक है ट्रांजेक्शन बेस्ड कॉज और एक है ऑपरेशनल कंट्रोल बेस्ड। तो दोस्तों, यदि हम ट्रांजेक्शन बेस्ड कॉज की बात करें तो इसमें क्या क्या आ सकता है, बिजनेस वॉल्यूम फ्लक्चुएशन, ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्स, प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी एंड मेजर चेंजेस। तो ये हमारा ट्रांजेक्शन बेस्ड कॉज है। और यदि प्रोसेस ओरिएंटेड के अंदर ऑपरेशनल बेस्ड कॉज की बात करें तो हमारा आ सकता है इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, लैक ऑफ मैनेजमेंट सुपरविजन, इनएडिक्वेट प्रोसीड्यूर्स। तो ये हमारा ऑपरेशनल बेस्ड कॉज है। तो प्रोसेस ओरिएंटेड के अंदर दो कॉज है, ट्रांजेक्शन बेस्ड और ऑपरेशनल बेस्ड। तीसरा जो टाइप है वो है हमारा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कॉजेज। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कॉजेज में क्या क्या कॉजेज आता है, तो पहला आता है पुअर टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम, ऑब्सोलेट एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी, पुअर डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर आप देखें तो ये सब जो कॉजेज हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, ये काउज बेस्ड क्लासिफिकेशन था हमारा ऑपरेशनल रिस्क का। तो इसमें पीपल आएगा, फिर देखिए तीन चीज़ है, पीपल, ठीक है, फिर प्रोसेस, फिर टेक्नोलॉजी। पीपल, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी, तो ये तीन चीज़ है ब्रॉड वे में। और प्रोसेस को फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक ट्रांजेक्शन बेस्ड और एक ऑपरेशनल बेस्ड। चलिए, तो काउज बेस्ड इफेक्ट को, काउज बेस्ड क्लासिफिकेशन को हमने देख लिया। अब हम लोग आते हैं इफेक्ट बेस्ड पे। तो इफेक्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन में सबसे पहला आता है लीगल लायबिलिटी, दूसरा आता है रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस एंड टैक्सेशन पेनाल्टीज, तीसरा आता है दोस्तों लॉस और डैमेज टू एसेट, चौथा आता है दोस्तों रेस्टिट्यूशन। ये सब ध्यान रखिएगा कि इस पे एमसीक्यूज बनेंगे, ठीक है, कि कौन किस में आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों, आप ऐसे भी समझ सकते हैं ना, जो पीपल लोगों से जुड़ा हुआ होगा, जो प्रोसेस ओरिएंटेड होगा या जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होगा, ये हमारा आता है काउज बेस्ड। जो इफेक्ट बेस्ड है, जैसे कि लीगल लायबिलिटीज़ आ गया, लॉस और डैमेज टू एसेट आ गया, ठीक है, फिर रेस्टिट्यूशंस आ गया, या लॉस ऑफ रिकोर्स आ गया, या राइट डाउन्स आ गया। तो ये सभी के सभी हमारे किस में आते हैं, ये सभी के सभी आते हैं हमारे इफेक्ट बेस्ड में। अच्छा दोस्तों, अभी हम लोगों ने ऊपर में बताया था आपको कि जो हमारा सेकंड कंसल्टेटिव पेपर था बेसल 2 का, उसने क्लासिफाई किया था ऑपरेशन रिस्क को दो पार्ट में, काउज और इफेक्ट के बेसिस में। अब जरा देखते हैं कि थर्ड कंसल्टेटिव पेपर क्या किया। तो थर्ड कंसल्टेटिव पेपर क्या किया, एक नया क्लासिफिकेशन लाया जिसको कहते हैं इवेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन। तो याद रखिएगा, सेकंड कंसल्टेटिव पेपर से दो चीज़ आया, क्या क्या आया, एक था काउज और दूसरा आया हमारा इफेक्ट, ठीक है। और ये पूछेगा, और थर्ड कंसल्टेटिव पेपर जो हमारा बेसल 2 का है, उसे एक आया इवेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन। और इवेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है, तो पहला आता है इंटरनल फ्रॉड। इंटरनल फ्रॉड में क्या हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि मिस एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी और सरकमवेंट रेगुलेशन, लॉ और कंपनी पॉलिसी, एक्सक्लूडिंग डाइवर्सिटी डिस्क्रिमिनेशन इवेंट। तो इसमें एटलीस्ट एक इंटरनल पार्टी होना ही चाहिए, ठीक है, जिसके कारण ये लॉस हो रहा है, तो हमारा वो आता है इंटरनल फ्रॉड में। यदि हम बात करें एक्सटर्नल फ्रॉड में, तो उसमें आ सकता है दोस्तों मिस एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी और सरकमवेंट द लॉ बाय अ थर्ड पार्टी। यहाँ पे थर्ड पार्टी के द्वारा ये आपका कोई लॉसेस करवाया जा रहा है, तो हमारा एक्सटर्नल फ्रॉड में आएगा। और इंटरनल फ्रॉड में क्या आएगा कि जो संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर ही कोई पार्टी है जो कि इस तरह की एक्टिविटीज़ को कर रहा है, जो मिस एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी या सरकमवेंट रेगुलेशन को कर रहा है, तो हमारा इंटरनल फ्रॉड में आता है। थर्ड है हमारा एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस एंड वर्क प्लेस सेफ्टी।
देखिए, मान लीजिए कि लॉस उस कारण से हो रहा है, जो ऐसे एक्ट के कारण से हो रहा है जो कि एम्प्लॉयमेंट से इनकंसिस्टेंट हो, या हेल्थ से इनकंसिस्टेंट हो, या सेफ्टी लॉ से इनकंसिस्टेंट हो। देखिए, कुछ ऐसे एक्ट होते हैं ना जो कि एम्प्लॉयमेंट से, हेल्थ से या सेफ्टी लॉ से इनकंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है, या मान लीजिए पर्सनल इंजरी हो गया, तो उसके कारण हमारा आता है एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस एंड वर्कप्लेस सेफ्टी। तो ये हमारा इवेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन है ऑपरेशनल, जिसके कारण से ऑपरेशनल रिस्क अराइज होता है। फिर है हमारा क्लाइंट, प्रोडक्ट एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस। अब मान लीजिए कि कोई नेग्लिजेंट फेलियर आ गया, ताकि एक हमें ऑब्लिगेशन मीट करना था एक स्पेसिफिक क्लाइंट को, हम मीट नहीं कर पाए, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट या डिज़ाइन या किसी प्रोडक्ट का नेचर या डिज़ाइन ऐसा हो जाए, तो वहाँ पे आ जाता है हमारा क्लाइंट या प्रोडक्ट या बिजनेस प्रैक्टिसेस। उसके बाद है दोस्तों हमारा डैमेज टू फिजिकल एसेट। अब मान लीजिए कोई फिजिकल एसेट को हमने डैमेज कर दिया किसी भी नेचुरल डिजास्टर के कारण या किसी अदर इवेंट के कारण, तो वो भी हमारा एक काउज ही है, किसके अंदर आता है, ऑपरेशनल रिस्क में इवेंट बेस्ड आता है, ठीक है। फिर आपका बिजनेस डिस्ट्रप्शन एंड सिस्टम फेलियर आ सकता है। फिर आपका एग्जीक्यूशन, डिलीवरी एंड प्रोसेस मैनेजमेंट आ सकता है। तो ये सब ही हमारे ऑपरेशनल रिस्क के काउज है। तो ब्रॉडली हम देखें तो एक हमारा काउज बेस्ड है, एक हमारा इफेक्ट बेस्ड है, और एक हमारा इवेंट बेस्ड है। आपको इसमें जो भी मैंने सब पॉइंट्स बताए हैं, जैसे काउज बेस में क्या क्या आता है, इवेंट बेस में क्या क्या आता है, इफेक्ट बेस में क्या क्या आता है, इन सभी को ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। अब हम लोगों ने ऑपरेशनल रिस्क के काउजेस को देख लिया। अब दोस्तों कैसे इसे मैनेज किया जाए, क्या प्रैक्टिस को हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं। तो दोस्तों पहले के जो प्रिंसिपल्स थे उनको रिप्लेस किया गया है प्रिंसिपल फॉर साउंड, ये दोस्तों स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, ये होगा ऑगमेंटेशन, और ये होगा साउंड, एक मिनट, मैनेजमेंट, गलती से यहाँ पे एम छूट गया है, प्रिंसिपल फॉर साउंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशनल रिस्क एंड द रोल ऑफ सुपरविजन। ये इशू हुआ था जून 2011 में। तो ये सभी प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं। आइए जरा देखते हैं कौन कौन से प्रिंसिपल हैं। तो सबसे पहला आता है दोस्तों फंडामेंटल प्रिंसिपल, ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट का फंडामेंटल प्रिंसिपल। इसमें पहला नंबर प्रिंसिपल पे आते हैं दोस्तों। इसमें ये कहा गया है कि जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उनको एक स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट कल्चर इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। वो क्या करेंगे, कॉर्पोरेट कल्चर इस्टेब्लिश करेंगे जिसमें स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट होगा। तो ये प्रिंसिपल नंबर 1 में कहा गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन रिस्क के अंदर जो पहला प्रिंसिपल है किसमें लिखा गया, प्रिंसिपल फॉर साउंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशनल रिस्क, वो किससे रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट कल्चर इस्टेब्लिश करना है। दूसरा प्रिंसिपल कह रहा है कि जो फ्रेमवर्क होगा ऑपरेशन रिस्क मैनेजमेंट का, वो डिपेंड करेगा कुछ फैक्टर्स पे, जैसा कि नेचर क्या है, साइज क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, और रिस्क प्रोफाइल क्या है। इस बेसिस पे हम लोग ऑपरेशन रिस्क मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क को डिसाइड करेंगे। जो हमारा गवर्नेंस से रिलेटेड आता है प्रिंसिपल, उसमें प्रिंसिपल नंबर 3 आता है, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड है। तो दोस्तों जरा देखते हैं इसमें क्या कहा गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है सीनियर मैनेजमेंट को ओवरसी करेगा। ये इंश्योर करेगा कि जो पॉलिसीज़ हैं, जो प्रोसेस हैं, और जो सिस्टम्स हैं वो इम्प्लीमेंट किए गए इफेक्टिवली एट ऑल डिसीजन लेवल। तो ये हमारा किससे रिलेटेड है, गवर्निंग से रिलेटेड है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये इंश्योर करना है कि सीनियर मैनेजमेंट को ओवरसी करना है कि उनका पॉलिसी, प्रोसेस और सिस्टम जो इम्प्लीमेंट किया गया है वो हर एक डिसीजन लेवल पे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ये था हमारा प्रिंसिपल नंबर 3। अब हम लोग आते हैं प्रिंसिपल नंबर 4 पे। प्रिंसिपल नंबर 4 में क्या कहा गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक रिस्क एपेटाइट और टॉलरेंस स्टेटमेंट को अप्रूव करेगा, किसके लिए, ऑपरेशनल रिस्क के लिए, ठीक है, जिसके अंदर नेचर, टाइप्स एंड लेवल ऑफ ऑपरेशनल रिस्क जो भी बैंक एज्यूम कर रहा है, विलिंग टू एज्यूम, वो आएगा, ठीक है। तो ये दो प्रिंसिपल हमारे किससे रिलेटेड है, दीज टू प्रिंसिपल्स आर रिलेटेड टू गवर्नेंस, राइट। तो गवर्नेंस के से रिलेटेड है, जिसमें एक तो दिया गया है प्रिंसिपल नंबर 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है सीनियर लेवल मैनेजमेंट को देखेगा, और प्रिंसिपल नंबर 4 किससे रिलेटेड है, वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड है कि वो रिस्क एपेटाइट और टॉलरेंस स्टेटमेंट को अप्रूव करेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रिंसिपल पे आते हैं, प्रिंसिपल नंबर 5 पे, जो कि सीनियर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अब सीनियर मैनेजमेंट की क्या जिम्मेवारी है कि वो इम्प्लीमेंट करवाएगा और मेंटेन करेगा प्रोसेस एंड सिस्टम को, ताकि ऑपरेशन रिस्क को बैंक के हर एक एक्टिविटीज़ पे मैनेज किया जा सके, हर एक प्रोसेस में मैनेज किया जा सके, और सिस्टम कंसिडर। चलिए तो ये आपका देखिए प्रिंसिपल नंबर 3 और 4 जो था वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड था, और प्रिंसिपल नंबर 5 जो है वो सीनियर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अब दोस्तों बात आती है रिस्क मैनेजमेंट के इन्वायरमेंट की, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट का इन्वायरमेंट जिसमें हम लोग आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट करते हैं, वो हमारा आता है प्रिंसिपल नंबर 6 में। तो प्रिंसिपल नंबर 6 में क्या कहा गया है कि सीनियर मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना है कि आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ द ऑपरेशन रिस्क इनहेरेंट ऑल मटेरियल प्रोडक्ट्स
एक्टिविटीज, प्रोसेसेस एंड सिस्टम टू मेक श्योर द इनहेरेंट रिस्क आर वेल अंडरस्टूड। ठीक है, तो ये सीनियर मैनेजमेंट को दिया गया है कि वो आइडेंटिफाई करेंगे और ऑपरेशनल रिस्क को एसेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा आता है कुछ प्रिंसिपल नंबर 7। प्रिंसिपल नंबर 6 जो था दोस्तों वो भी सीनियर मैनेजमेंट से ही रिलेटेड था। ठीक है, किसके ऑपरेशन से था? सीनियर मैनेजमेंट के ऑपरेशन से। प्रिंसिपल नंबर 7 पे की यदि हम बात करें तो प्रिंसिपल नंबर 7 पे आता है दोस्तों हमारा सीनियर मैनेजमेंट शुड इंश्योर दैट देयर इज अप्रूवल प्रोसेस फॉर ऑल न्यू प्रोडक्ट्स। जो भी नया प्रोडक्ट आ रहा है, जो भी नया एक्टिविटीज़ आ रहा है, जो भी नया प्रोसेस आ रहा है, उसके लिए एक अप्रूवल प्रोसेस होना चाहिए। और ये इंश्योर कौन करेगा? तो ये इंश्योर करेगा हमारा सीनियर मैनेजमेंट। ठीक है, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग का आता है प्रिंसिपल नंबर 8। इसमें क्या कहा गया है प्रिंसिपल नंबर 8 में? एक एप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग मैकेनिज्म होना चाहिए बोर्ड लेवल पे या सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे दैट सपोर्ट प्रोएक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन रिस्क। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने कितना प्रिंसिपल देखा? देखिए मैं रिकॉल करता हूं तो फंडामेंटल प्रिंसिपल है प्रिंसिपल 1 और 2। प्रिंसिपल 1 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कहा गया है कि स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट कल्चर बनाइए। प्रिंसिपल 2 में कहा गया है कि आप उसके नेचर, साइज, कम्प्लेक्सिटी और रिस्क प्रोफाइल को देखिए। गवर्नेंस से रिलेटेड जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल नंबर 3 और प्रिंसिपल नंबर 4। सीनियर मैनेजमेंट के ऑपरेशन से रिलेटेड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल नंबर 5। रिस्क मैनेजमेंट के इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रिंसिपल 6 और प्रिंसिपल 7। ठीक है, और मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग से प्रिंसिपल 8। तो दोस्तों ये सब की पॉइंट्स हैं जो कि ध्यान रखना है। कभी आपको फिल इन द ब्लैंक से पूछ दिया जा सकता है या आपको एमसीक्यू से पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मेजर प्रिंसिपल्स। अब दोस्तों कंट्रोल एंड मिटिगेशन पे आता है प्रिंसिपल नंबर 9। इसमें कहा गया है कि बैंक के पास एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल इन्वायरमेंट होना चाहिए जो कि यूटिलाइज करे पॉलिसीज़ को, प्रोसेस को, सिस्टम को। हाँ, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो बिजनेस रेजिलियंस है और कंटिन्यूटी है वो कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल नंबर 10 है। इसमें कहा गया है कि बैंक के पास एक बिजनेस रेजिलियंसी होना चाहिए और कंटिन्यूटी प्लान होना चाहिए ताकि ऑपरेट कर सके ऑनगोइंग बेसिस पे। चलिए, और यदि मान लीजिए कुछ सीवियर बिजनेस डिस्ट्रप्शन भी आ गया तब भी लिमिट को लॉस को लिमिट कर सके दोस्तों। उसके बाद प्रिंसिपल नंबर 11 में क्या कहा गया है? बैंक्स पब्लिक डिस्क्लोजर शुड अलो स्टेक होल्डर टू एसेस इट्स अप्रोच टू ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट। तो बैंक का अपना पब्लिक डिस्क्लोजर होना चाहिए जिसके थ्रू स्टेक होल्डर जो हैं वो एसेस कर सके उनका अप्रोच क्या है ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट पे। तो ये 11 प्रिंसिपल आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी तक हमने ऑपरेशनल रिस्क के काउजेस को देखा कि क्लासिफिकेशंस को देखा, और दूसरा चीज़ हमने देखा अभी क्या कि ऑपरेशनल रिस्क में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है मैनेजमेंट ओवरव्यू एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब दोस्तों ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को जरा देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है हमारा इसका। तो सबसे पहला आता है रोल ऑफ बोर्ड। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मैनेज करेगा और इम्प्लीमेंट करेगा ऑपरेशनल रिस्क फ्रेमवर्क को। ठीक है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनल ऑडिट सिस्टम लाता है ORM फ्रेमवर्क के लिए, और बोर्ड क्या करेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करेगा। ठीक है, अब द डे टू डे एजुकेशन ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी इफेक्टिवली। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम है, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनल ऑडिट सिस्टम लाएगा ORM फ्रेमवर्क के लिए, और वो डेलीगेट करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी को डे टू डे एग्जीक्यूशन के लिए। उसके बाद दोस्तों ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट कमेटी जो हमारा ORM जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसका देखते हैं काम क्या है। तो ये आइडेंटिफाई करेगा ऑपरेशनल रिस्क को जिससे बैंक एक्सपोज है, उसके रिलेटेड पॉलिसी को फॉर्मुलेट करेगा, प्रोसीड्यूर को फॉर्मुलेट करेगा ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है, उसको देखना है कि कहाँ कहाँ हमारा बैंक किस किस स्टेज में ऑपरेशनल रिस्क से एक्सपोज है, उसके रिगार्डिंग पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना और प्रोसीड्यूर को फॉर्मुलेट करना। ठीक है, ये उसका काम है। ये किसका? ORM का, यानी ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का, ORMC आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड पे आता है दोस्तों वो है ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, जिसे ORMD कहते हैं। ये क्या करता है दोस्तों? ये नोडल डिपार्टमेंट है जिससे आइडेंटिफाई करेगा, मैनेज करेगा और क्वांटिफाई करेगा ऑपरेशनल रिस्क को। तो दोस्तों ये डिपार्टमेंट क्या करता है कि ये इम्प्लीमेंट करवाता है, रेगुलरली मॉनिटर करता है। ठीक है, तो ये इसका काम है। चलिए, ये 3 डिपार्टमेंट हमने देखा, पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दूसरा ORMC यानी ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, और तीसरा ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो जो भी मैं आपको थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, वो बेसिकली आपके मैकमिलन बुक से लिया गया है। मैकमिलन बुक में कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दी गई है, तो उसको मैंने कट कर जो आपको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, जहाँ से MCQ बन सकता है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यदि आपको इस PDF की रिक्वायरमेंट है तो नीचे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रैक्टिसेस। तो रिस्क को कैसे मॉनिटर किया जाए और कैसे कंट्रोल किया जाए, तो उसके लिए कुछ प्रोसेस हैं। पहला, आप ऑपरेशनल रिस्क डाटा को कलेक्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप उसे मॉनिटर कीजिए, फीडबैक मैकेनिज्म को देखिए, ताकि कोई डिटोरेशन हो रहा है ऑपरेशनल रिस्क प्रोफाइल में उसको मॉनिटर किया जा सके। फिर आप क्या कीजिएगा, इंसिडेंट को कलेक्ट कीजिए। ठीक है, ताकि आप फ्रीक्वेंसी को एक्सेस कर सकें और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस को एक्सेस कर सकें ऑपरेशनल रिस्क इवेंट का। तो क्या है, पहला ऑपरेशनल रिस्क डाटा को कलेक्ट करना, उसके बाद मॉनिटर करना,
उसके बाद इंसिडेंट को कलेक्ट करना, और लास्ट में क्या है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ लार्ज एक्सपोजर। ठीक है, और ये इसका मॉडलिटीज़ कहाँ पे रहता है, लोन के पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में रहता है। ठीक है, तो ये 4 प्रोसेस है मॉनिटर करना, कंट्रोल करना। तो पहले हमने देखा क्लासिफिकेशन, उसके बाद हमने देखा आइडेंटिफिकेशन, और उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन के बाद देखा कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स है। उसके बाद हमने देखा दोस्तों अभी कि अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है इस ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट का, और हमने देखा कैसे रिस्क को मॉनिटर करें और कंट्रोल करें। तो 4 स्टेप मैंने समझाया। अब ऑपरेशन को क्वान्टिफाई कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए अप्रोच है। ठीक है, तो 3 अप्रोच है। पहला है बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, शॉर्ट में BI कहते हैं। दूसरा है TSA यानी द स्टैंडर्ड अप्रोच, और तीसरा है एडवांस मेजरमेंट अप्रोच यानी AMA। तो जो बेसिक इंडिकेटर और स्टैंडर्ड अप्रोच है वो इनकम जनरेटर पे बेस्ड है, और जो एडवांस मेजरमेंट अप्रोच है वो ऑपरेशन लॉस मेजरमेंट पे बेस्ड है। तो ये ध्यान रखिएगा किस पे कौन बेस्ड है। ठीक है, अब जरा सा डिस्कस करते हैं बेसिक इंडिकेटर अप्रोच को। तो बेसिक इंडिकेटर अप्रोच में क्या कहा गया है कि बैंक जो भी बेसिक इंडिकेटर अप्रोच को यूज करती है उसके पास ऑपरेशनल रिस्क के लिए कैपिटल होना चाहिए। कितना कैपिटल होना चाहिए, तो एवरेज ओवर द प्रीवियस 3 ईयर ऑफ फिक्स परसेंटेज, यानी पिछले मान लीजिए 3 साल का जो एवरेज है वो कितना होना चाहिए, 15% ऑफ पॉजिटिव एनुअल ग्रॉस इनकम। तो यदि एनुअल ग्रॉस इनकम 100 करोड़ है उसका 15% यानी 15 करोड़ तो होना ही चाहिए। ठीक है, जो कि फिक्स परसेंट है, ये इक्वल टू एवरेज ओवर द प्रीवियस 3 ऑफ फिक्स परसेंटेज। तो ये एवरेज किसका, ठीक है, तो फिक्स परसेंटेज 15% ऑफ पॉजिटिव एनुअल। देखिए पहले साल का ग्रॉस इनकम होगा ना, 2 साल का ग्रॉस इनकम होगा और 3 साल का ग्रॉस इनकम होगा, आप इसका 15% निकाल लीजिए और फिर एवरेज निकाल लीजिए। उतना तो कैपिटल उसके पास बैंक के पास होना ही चाहिए ऑपरेशनल रिस्क के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि किसी साल में एनुअल ग्रॉस इनकम नेगेटिव आया, हो सकता है या जीरो आया, तो उसको आपको एक्सक्लूड कर लेना है न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी जब एवरेज को कैलकुलेट करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए कि पहले साल में एवरेज ग्रोथ आपका एनुअल ग्रॉस इनकम आया 100 करोड़, दूसरे साल में आया 0 करोड़ और तीसरे साल में आया 100 करोड़। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 3 ईयर में 100 करोड़ 100 करोड़ और यहाँ पे 0 करोड़ है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इस केस में, आप इस केस में जो एवरेज निकालेंगे दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे 0 करोड़ वाले को एक्सक्लूड कर लेना है। ठीक है, और फिर 15% का उतना कैपिटल उसके पास होना चाहिए। चलिए ये आपको समझ में आ गया कि बेसिक इंडिकेटर अप्रोच क्या है। अब दोस्तों ग्रॉस इनकम जो मैंने यहाँ पे कहा है, इस ग्रॉस इनकम का मतलब क्या है थोड़ा इसको समझते हैं। तो ग्रॉस इनकम को डिफाइन करते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम प्लस नेट नॉट इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, ये 2 चीज़ का सम होता है ग्रॉस इनकम। तो आपको 3 साल का जो ग्रॉस इनकम निकालना है वो कैसे निकालिएगा, तो तीनों साल का आपको नेट इंटरेस्ट इनकम दिया रहेगा और नेट नॉट इंटरेस्ट इनकम दिया रहेगा, नॉन इंटरेस्ट इनकम दिया रहेगा, दोनों को जोड़ दीजिए। और ये इंटेंड किया जाता है कि मेजर शुड बी ग्रॉस ऑफ एनी प्रोविजन और इट शुड बी ग्रॉस ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूडिंग फी पेड टू आउटसोर्सिंग सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, और दोस्तों इट शुड एक्सक्लूड, इसमें क्या कहा गया, इट शुड एक्सक्लूड रियलाइज प्रॉफिट और लॉसेस फ्रॉम द सेल ऑफ सिक्योरिटी इन बैंकिंग बुक। इट शुड एक्सक्लूड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और इरेगुलर आइटम एज वेल एज इनकम डिराइव फ्रॉम इंश्योरेंस। तो ये सब चीज़ को एक्सक्लूड करना है आपको कि जो इनकम आपका इंश्योरेंस से डिराइव हुआ है उसे नहीं लेना है, जो आपको रियलाइज प्रॉफिट है किसी भी सिक्योरिटीज़ को सेल करके उसको नहीं लेना है। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों इस शुड बी ग्रॉस ऑफ एनी प्रोविजन। ठीक है, और ग्रॉस ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूडिंग फी पेड टू आउटसोर्सिंग सर्विस प्रोवाइडर। तो आपको समझ में आया कि बेसिक इंडिकेटर अप्रोच कैसे वर्क करता है। हम लोग MCQs में इस पर केस स्टडी भी डिस्कस करेंगे बेसिक इंडिकेटर अप्रोच पे। हम लोग आते हैं TSA पे यानी द स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच। स्टैंडर्ड अप्रोच में क्या होता है कि बैंकिंग एक्टिविटीज़ को डिफाइन किया गया 8 बिजनेस लाइन में, ध्यान रखिएगा 8 बिजनेस लाइन में डिवाइड किया गया है। जैसे है कॉर्पोरेट फाइनेंस, ट्रेडिंग एंड सेल, रिटेल बैंकिंग, कॉमर्शियल बैंकिंग, पेमेंट एंड सेटलमेंट, ए सर्विस, एसेट मैनेजमेंट और आपका रिटेल ब्रोकरेज। तो जो कैपिटल चार्ज है हर एक बिजनेस लाइन का, मैंने बताया ना 8 बिजनेस लाइन है। ठीक है, तो हर एक का कैपिटल चार्ज को कैलकुलेट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप कॉर्पोरेट फाइनेंस का कैपिटल चार्ज कैलकुलेट कीजिएगा, ट्रेडिंग एंड सेल का कैपिटल चार्ज कैलकुलेट कीजिएगा। कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, तो ग्रॉस इनकम है ना उसको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, और जो फैक्टर होता है उसे बीटा फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि कैपिटल चार्ज को कैलकुलेट करते हैं हर एक बिजनेस लाइन के लिए। कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ग्रॉस इनकम को बीटा फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जरा देखिए कि बिजनेस लाइन है और यहाँ पे बिजनेस लाइन है और यहाँ पे बीटा फैक्टर है, तो हर एक बिजनेस लाइन के लिए क्या क्या बीटा फैक्टर है वो देखिए। कॉर्पोरेट फाइनेंस के लिए 18%, ट्रेडिंग एंड सेल्स के लिए 18%, रिटेल बैंकिंग के लिए 12%, कॉमर्शियल बैंकिंग के लिए 15%, पेमेंट्स एंड सेटलमेंट के लिए 18%, एजेंसी सर्विस के लिए 15%, एसेट मैनेजमेंट के लिए 12% और रिटेल ब्रोकरेज के लिए 12%। तो ये सभी आपके बिजनेस लाइन्स हुए और ये आपके बीटा फैक्टर्स हुए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हर एक बिजनेस लाइन के लिए बीटा फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, और इसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल चार्ज को कैलकुलेट करते हैं।
अब दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं स्टैंडर्डाइज अप्रोच हमने डिस्कस कर लिया कि इसमें हम लोग बिजनेस लाइन को 8 बिजनेस लाइन में क्लासीफाई करते हैं बैंकिंग एक्टिविटीज़ को, और हर एक के लिए हम लोग क्या करते हैं कैपिटल चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हम लोग इस पर MCQs करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तीसरा जो अप्रोच है हमारे पास वो है AMA। AMA में क्या होता है दोस्तों कि जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो किसके बराबर होगा, रिस्क मेजर जनरेटेड बाय बैंक इंटरनल ऑपरेशन रिस्क मेजरमेंट सिस्टम। तो बैंक का जो अपना अंदर का ऑपरेशन रिस्क मेजरमेंट सिस्टम है, ठीक है, और उसमें क्वालिटेटिव क्राइटेरिया है और क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं AMA, वो देखिए। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो एस्टिमेटेड लेवल ऑफ ऑपरेशन रिस्क है वो 3 चीज़ पे डिपेंड करता है। पहला है एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, दूसरा है एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी पोटेंशियल फाइनेंशियल इम्पैक्ट, और तीसरा है दोस्तों एस्टिमेटेड इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, पोटेंशियल फाइनेंशियल इम्पैक्ट और इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये 3 चीज़ पे डिपेंड करता है हमारा ऑपरेशन रिस्क का लेवल। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस। तो इसमें क्या कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी को मैप किया जाता है 5 के स्केल पे, जहाँ पे पहला स्केल फर्स्ट का मतलब है नेग्लिजिबल रिस्क, 2 का मतलब है लो रिस्क, 3 का मतलब है मीडियम रिस्क, 4 का मतलब है हाई रिस्क और 5 का मतलब है वेरी हाई रिस्क। तो इस प्रोबेबिलिटी को मैप किया जाता है 5 के स्केल पे। ठीक है, और जो एस्टिमेटेड पोटेंशियल फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, ये तो था हमारा पहला यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस। दूसरा है पोटेंशियल फाइनेंशियल इम्पैक्ट। तो इसमें ये किसके बेस पे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ सिवियरिटी ऑफ हिस्टोरिकल इम्पैक्ट एंड एस्टिमेटेड सिवियरिटी ऑफ इम्पैक्ट फ्रॉम अनफोर्सीन इवेंट। ठीक है, तो ये हमारा पोटेंशियल फाइनेंशियल इम्पैक्ट है। तीसरा है हमारा इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, तो ये हिस्टोरिकल इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल पे बेस्ड होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप क्या कीजिएगा, आपको यदि ऑपरेशनल रिस्क का लेवल एस्टिमेट करना है तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस को, पोटेंशियल इम्पैक्ट को और इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल को, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा एस्टिमेटेड लेवल ऑफ ऑपरेशन रिस्क। चलिए ये आपको समझ में आ गया। यदि मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस आपका 2 है। 2 मैंने बताया आपको कि 2 मीडियम है, देखिए ना यहाँ पे मैंने आपको प्रोबेबिलिटी बताया ना कि 2 आपका है लो रिस्क। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कि आपका फाइनेंशियल इम्पैक्ट है 4, तो 4 आपका हाई रिस्क होता है। और यदि इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल परसेंटेज 50% दिया हुआ है, तो क्या कीजिएगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 4 मल्टीप्लाई में देखिए यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल है। ठीक है, ये बेसिकली इंटरनल नहीं होगा, ये एक्सटर्नल कंट्रोल होगा। ठीक है, तभी हम 1 माइनस कर रहे हैं ताकि इंटरनल कंट्रोल निकलेगा। और इसका अंडर रूट लेते हैं दोस्तों, इसका क्या लेते हैं, अंडर रूट लेते हैं। तो ये मिला आपको 2, यानी कि 2 आया, यानी लो लेवल ऑफ ऑपरेशन रिस्क है। तो देखिए आपको मैंने 3 तरीका समझा दिया जिससे हम लोग ऑपरेशन रिस्क को क्वांटिफाई करते हैं। पहला मैंने बताया आपको BIA, दूसरा मैंने बताया स्टैंडर्ड अप्रोच, और तीसरा मैंने आपको बताया एडवांस मेजरमेंट अप्रोच। चलिए इसके बाद दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपका ऑपरेशन रिस्क को मिटिगेट कैसे किया जाएगा। तो मिटिगेट करने के लिए इंश्योरेंस कवर होता है, इंश्योरेंस कवर से आप मिटिगेट करते हैं। जो अपना इंश्योरेंस मिटिगेशन होता है वो लिमिटेड होता है 20% ऑफ टोटल ऑपरेशन रिस्क कैपिटल चार्ज। तो AMA में देखिए, AMA एडवांस मेजरमेंट अप्रोच में आपने जो कैपिटल चार्ज कैलकुलेट किया ऑपरेशन रिस्क का, उसका 20% ही आपका इंश्योरेंस मिटिगेशन से लिमिट है। तो ये पूछेगा क्वेश्चन कि इंश्योरेंस मिटिगेशन का लिमिट कितना है, तो आप बोलिएगा कि जो हमारा AMA के अंदर ऑपरेशन रिस्क का कैपिटल चार्ज इसका 20%। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग सिनेरियो एनालिसिस के बारे में डिस्कस करते हैं। बैंक क्या करती है, सिनेरियो एनालिसिस को यूज़ करती है बेस्ड ऑन एक्सपर्ट ओपिनियन इन कंजंक्शन विद एक्सटर्नल डाटा टू इवैल्यूएट एक्सपोजर टू हाई सिवियरिटी इवेंट। सिनेरियो एनालिसिस में क्या होता है कि आप इम्पैक्ट ऑफ डेविएशन को एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम द कोरिलेशन एजम्पशन एम्बेडेड इन द बैंक ऑपरेशन रिस्क मेजरमेंट फ्रेमवर्क। दोस्तों ये था हमारा ऑपरेशनल रिस्क के बारे में, कैसे हम लोग क्लासीफाई करते हैं, ऑपरेशनल रिस्क को कैसे मेजर करते हैं, कैसे क्वांटिफाई करते हैं, कैसे मिटिगेट करते हैं, कैसे कंट्रोल एंड मॉनिटर करते हैं, क्या क्या इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, सभी कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर का, जो कि सेकंड सेगमेंट है, वो है इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि आप हर एक रिस्क को मैनेज कर रहे हो। जो भी आपका इंटायर ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, सभी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड एसोसिएटेड जो भी रिस्क है आप उसे मैनेज कर रहे हो। ठीक है, देखिए अब जो टोटल रिस्क होता है किसी भी संस्था का, वो नेट इफेक्ट होता है रिस्क जो कि हर एक एक्टिविटी से एसोसिएटेड है। सिंपल सी बात है, आप कोई संस्था है, उसके अंदर ढेर सारी एक्टिविटीज़ हो रहे होते हैं और हर एक एक्टिविटी से एसोसिएटेड क्या होता है, रिस्क होता है। तो आप क्या करते हैं, टोटल रिस्क निकालने के लिए सभी को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, यही करते हैं ना। तो यही नेट इफेक्ट का जो होता है आपका, उसे टोटल रिस्क निकालते हैं आप लोग। लेकिन समझिए, लेकिन ये जो नेट इफेक्ट ऑफ ऑल रिस्क है वो टोटल रिस्क के बराबर नहीं होता है। समझिए बात को, जैसे मान लीजिए कि ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर ढेर सारी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं। आपने क्या किया, इस एक्टिविटी से रिस्क निकाल लिया R1, इस एक्टिविटी से रिस्क निकाल लिया R2, यहाँ से रिस्क निकाल लिया R3, यहाँ से R4, यहाँ से R5, यानी जितने भी एक्टिविटीज है सभी से रिस्क निकाल लिया और सभी को सम कर दिया। तो आप बोलेंगे ना कि नेट इफेक्ट निकल गया मेरा, नहीं निकला।
क्यों नहीं निकला? क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन इफेक्ट ऑफ रिस्क इसको तो आप ले ही नहीं रहे हैं, और दोस्तों आपस में रिस्क कोरिलेटेड भी हैं, तो उसको भी इफेक्ट को आप नहीं ले रहे हैं। तो 2 रीज़न के कारण टोटल रिस्क जो होता है, नेट इफेक्ट जो होता है, सम नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, मैं फिर से समझा रहा हूँ। आपके संस्था में डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, हर एक एक्टिविटीज़ के रिस्क को आपने जोड़ दिया, तो क्या आपका टोटल रिस्क आया? तो नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसके पीछे रीज़न है कि डाइवर्सिफिकेशन इफेक्ट ऑफ रिस्क, और दूसरा है इंटरप्ले एंड कोरिलेशन बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ रिस्क। तो जो भी रिस्क है ना दोस्तों, R1, R2, R3, R4, R5, R6 आपस में कोरिलेटेड है, इनके बीच में इंटरप्ले होता है, इस कारण से भी जो है हमारा ये नहीं होता है दोस्तों। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ रिस्क में क्या होता है? एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच होता है, ठीक है, और अक्रॉस वेरियस रिस्क एंड वेरियस डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटी। अब मान लीजिए कि 2 फर्म है, फर्म 1 है और फर्म 2 है। अब फर्म 1 और फर्म 2 के परफॉर्मेंस को आपको कंपेयर करना है, तो एक तो तरीका है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को यूज़ कर लीजिए, और दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, आप रिस्क रिलेटेड कैपिटल को देखिए, जैसे हम लोग RAROC कहते हैं, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल। ठीक है, देखिए जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा इनस्टेबिलिटी होगा, सिंपल सी बात है, और उतना ही ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी ताकि आप लॉस को मीट कर सके वर्स्ट सिनेरियो में। समझ में आपको? ठीक है, तो कैसे रिलेटेड है ये आपको समझ में आ गया होगा कि हायर द रिस्क, हायर द कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड हायर द इनस्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये सब टॉपिक्स रिलेटेड है हमारे रिस्क मैनेजमेंट में। अब इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट को जरा डिस्कस करते हैं। ये क्या करता है? आपका स्ट्रेटजिक एस्पेक्ट ऑफ रिस्क को अलाइन करता है डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में। ये हेल्प करता है आपको ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी देने के लिए इन्वेस्टर और रेगुलेटर्स के लिए, यानी जो इन्वेस्टर्स हैं वो ट्रांसपेरेंट रहेगा प्रोसेस, तो आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद रेवेन्यू बढ़ाता है, अर्निंग ग्रोथ बढ़ाता है, और जो डाउनसाइड रिस्क पोटेंशियल उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, ये सब हमारे इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट का एडवांटेज है। ठीक है, और इसका चैलेंजेस भी है। चैलेंजेस क्या है? रियल टाइम कंसर्न, बिजनेस चैलेंजेस और कल्चरल इशू। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट का 3 चैलेंज है, रियल टाइम कंसर्न, बिजनेस चैलेंजेस और कल्चरल इशू। अब इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट में अप्रोच क्या है? तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी, आप यदि रिस्क मैनेजमेंट को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये की कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है। इसके ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन आते हैं? तो पहला आता है चीफ रिस्क ऑफिसर, ठीक है, जिसका अकाउंटेबिलिटी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। RBI ने बैंकों को एडवाइस किया है कि उनके पास क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन का सिस्टम और क्रेडिट सैंक्शन प्रोसेस का सिस्टम अलग अलग होना चाहिए, यानी CRMD अलग होना चाहिए और क्रेडिट सैंक्शन वाला अलग होना चाहिए। बैंक एक चीफ रिस्क ऑफिसर को CRO को अपॉइंट करेगा। ठीक है, बैंक एक बोर्ड अप्रूव पॉलिसी लाएगा जिसमें CRO का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन किया जाएगा। जो चीफ रिस्क ऑफिसर हैं उनको कंट्रोल करना है और कोऑर्डिनेट करना है रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द बैंक को, और RBI ने CRO को बनाया है कि वो डायरेक्टली रिपोर्ट करे MD या CEO ऑफ द बैंक को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि आपको ये जो हमारा इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट है उसको बैंक में कैसे इंप्लीमेंट किया गया है, तो CRO के माध्यम से इंप्लीमेंट किया गया है। CRO कौन होता है? तो चीफ रिस्क ऑफिसर होता है। चीफ रिस्क ऑफिसर को किसको रिपोर्ट करना होता है? तो डायरेक्टली MD या CEO को रिपोर्ट कर सकता है। और दोस्तों उसको देखना क्या है? उसको देखना है कि जो भी बैंक के जो भी हमारे रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उसको कंट्रोल करना और उसको कोऑर्डिनेट करना। अब दोस्तों इसमें आइडेंटिफाई होगा, एसेस होगा, कंट्रोल होगा और फाइनेंशियल रिस्क ये होल्ड एंटरप्राइज में। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के थ्रू अपेक्स बॉडी होता है। ठीक है, इंटायर फंक्शन ऑफ बैंक्स। तो दोस्तों पॉलिसी एंड प्रोसीड्यूर देख लेते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट एंड रिलेटेड पॉलिसीज मस्ट बी अडॉप्टेड टॉप डाउन अप्रोच। तो ये कैसा अप्रोच होना चाहिए? टॉप डाउन अप्रोच होना चाहिए दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये था हमारा इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया। इसके बाद मैं लाऊंगा आपके लिए MCQ सेशन इस पार्टिकुलर चैप्टर पे। तो होपफुली आपने लेसन को एंजॉय किया होगा। दोस्तों एक लाइक जरूर कर दें यदि आपको लेसन पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम से शेयर करें। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट यूनिट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।